बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। I am English scholar Adnan Noor, and today we are going to discuss the uh, age of very early age of Anglo-Saxon age। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने एंग्लो सैक्सन एज के लिहाज से जो है ना ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किस तरह से माजरे वजूद में आई। अब इस लेक्चर के अंदर हम जो है ना यानी उसकी ओरिजिन जो है ना वो हमने डिस्कस की। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि एंग्लो सैक्सन एज के अंदर जो पोएट्स, ड्रामाटिस्ट या राइटर जो हैं वो कौन कौन से हैं और उन्होंने इस एज के अंदर जो है ना वो अपना जो वर्क है उसको किस तरह से किया। तो हम जिस तरह के पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि माइकल फूको कहता है कि जो पावर होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंसान पर, ठीक है, उसकी सोच पर, उसकी लैंग्वेज पर, उसकी जो है ना डेमोक्रेसी जो है होती है मुल्क की, उस पर हर एक चीज़ पे जो पावर में होता है वो इफ़ेक्ट करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसकी जो लाइफ होती है पूरी लाइफ ही जो है ना इफ़ेक्टेड होती है जो बंदा रूल कर रहा होता है, वो किसी भी इंसान की जो पूरी लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। यानी लाइफ इफ़ेक्टेड होती है रूलर से, ठीक है। तो आज जो है ना उसी चीज़ को आज सामने रख के बात करेंगे कि इस दौर के अंदर जो पोएट्स थे या जो लिखने का आगाज़ हुआ, बहुत पहले तो देखिए कि लिखने के लिए जो है ना पेजर्स या ये चीज़ें नहीं थी, लोग पत्तों वगैरह पे लिखा करते, लीफ वगैरह पे लिखा करते थे, ठीक है। तो लिहाजा जब जो है एक जो है ना लिखने का जो काम है वो शुरू हुआ, तो वो सबसे पहला जो राइटर है जो हम बात कर रहे थे वो है हमारे पास बीड। यानी एक्चुअली हम इसे कह सकते हैं कि जो ये राइटर है ये वो सबसे पहला जो है ना राइटर ये कंसीडर होता है, ठीक है। सबसे पहला जो पोएट है वो ये कंसीडर होता है, ठीक है। गो के ये जो है ना इंग्लिश राइटर इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसने जो लिखाई अपनी लिखी है वो इसने लिखी है लैटिन के अंदर, क्योंकि जिस तरह की हम पहले बात कर चुके हैं कि पावर इन्फ्लुएंस करती है, तो लिहाजा जो लैटिन लैंग्वेज है, जो रोमन की लैंग्वेज है, इन्होंने 400 साल जो है ना वो गवर्न किया, ठीक है, होल यूरोप पर। और इस वजह से जो उनके निशानात हैं वो बाकियात जो होते हैं रूलर, उनकी जो बाकियात है वो बाकी रह जाती है। तो लिहाजा ये अभी भी इन्फ्लुएंस में था जो बीड था, तो इसने किस में लिखा, लैटिन में लिखा। इसके बाद आगे जो हमारे पास पोइट आता है वो है कैडमन। जो कैडमन है इसने, इसे आप कह सकते हैं कि ये इंग्लिश राइटिंग के अंदर सबसे जो पहला पोएट है, सबसे पहला जो शायर है वो कैडमन था, ठीक है। और इसने सबसे पहले जो है ना वो एंग्लो सैक्सन एज के अंदर, यानी ओल्ड जिसे इंग्लिश कहते हैं, सबसे पहले जो ओल्ड इंग्लिश लिखी गई वो एंग्लो सैक्सन दौर के अंदर कैडमन ने लिखी। क्योंकि हम बात कर चुके हैं पहले भी कि 1066 तक जो 66 तक जो दौर है वो क्या है, एंग्लो सैक्सन एज ये कहलाती है। इसे ओल्ड एज भी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर एंग्लो सैक्सन एज है 1066 तक, 450 से लेके 1066 तक जो इंग्लिश एज है जिसे ओल्ड एज कहते हैं वो है एंग्लो सैक्सन। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पोएट आता है वो है कैडमन। जो कैडमन है इसने
जो पोएम्स हैं उन्हें राइट किया, ठीक है, और उसके बाद उसने कलेक्शन कर दिया। एक ये जो कलेक्शन थी पोएम्स की, इसको चार्म्स बोला जाता है, ठीक है। कैडमन की जो पोएम्स हैं उनका जो वो मजमुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब कैडमन के बाद जो है ना, यानी कैडमन के जो फॉलोअर्स हैं, कैडमन के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी आगे फिर जो है ना क्लासिकल इंग्लिश जो राइटिंग है उसमें लिखना शुरू किया, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ज़ाहिरी बात है, एक लैंग्वेज है वो अगर आप सबसे पहले यानी कैडमन और उसके बाद उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको नया नया लिख रहे हैं। पहले तो लैटिन, यानी आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो ट्राइब गालिब आता था, ठीक है, वो उसी की जो लैंग्वेज जो है ना वो वहाँ चलती थी, ठीक है। तो लिहाजा ये पहली बार जो यूरोप के अंदर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जो है ना जो राइज हुई, वो एंग्लो सैक्सन एज के अंदर सबसे पहले जिसने लिखा वो कौन था, कैडमन। और उसके बाद उसके जो फॉलोअर्स थे जो क्या कहते हैं कैडमन्स के, उन्होंने जब लिखा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो पहली बार वो अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो उनकी असल ओरिजिन जो है, उनकी असली जो लैंग्वेज है उसको वो प्योर लैंग्वेज को एज अ प्योर लैंग्वेज एज अ इंग्लिश वो जो है ना उसको लिख रहे हैं, लिहाजा वो एक्साइटेड होंगे। अच्छा, अब जो ये हैं, और इसमें एक और बात करता चलूँ, मिसाल के तौर पे जो रूलर्स होते हैं ना, वो उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, ठीक है। कैसे कि अगर ब्रिटिश जो हैं वो यहाँ रहे हैं, गोरे जो हैं वो यहाँ पे रहे हैं, इंग्लिशमैन जो हैं ब्रिटिश, तो उनने किया क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, होल एशिया के अंदर उन्होंने जो है ना अपना ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ा है कि आज भी हमारे लिबास जो हैं वो क्या हैं, इंग्लिशमैन की तरह हम पहनना बड़ा लाइक करते हैं और उसमें सुपीरियर जो है ना हम खुद को फील करते हैं, ठीक है। वजह यह है कि हमारे नज़दीक में जो है ना उनका असर इतना है या उनका जो इन्फ्लुएंस हमारी ज़ात पे इतना ज़्यादा है कि उनको कॉपी करके हम बड़े खुश होते हैं। जिस तरह के किसी को कुछ आए ना आए, लेकिन जिसको इंग्लिश आती है हम कंसीडर करते हैं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। तो आज भी हमारे माइंड पे जो है ना उनके जो निशानात हैं जो वो हमें यहाँ अपनी बाकियात छोड़ के गए हैं हमारे माइंड्स पे हैं, यानी कि इतने ज़्यादा तगड़े असरात होते हैं जो क्या होते हैं, जो रूलर्स होते हैं। तो लिहाजा इस दौर के अंदर अगर एक बंदा जो है ना जिस उस मुआशरे के अंदर रह रहा है, उस सोसाइटी के अंदर रह रहा है, उस कल्चर के अंदर रह रहा है जहाँ पे मुख्तलिफ ट्राइब्स जो हैं जिन्होंने हुकूमत की और उनके बाकियात वहाँ पे मौजूद हैं, असरात हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जो है ना गेल और क्या जर्मन्स ट्राइब्स जो थे वो थे, रोमन थे, ठीक है, कैथलिक्स थे। तो ये वो लोग थे जिनके असरात आज भी जो है ना वो यूरोप के अंदर महसूस किए जाते थे। लेकिन जो सबसे पहले ये जो थे, क्या नाम है इनका, कैडमन के जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने जब पहली बार जो है ना इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें अपना जो है ना कलेक्शंस अपना जो है वो शायरी की सूरत में, पोइट्री की सूरत में उन्होंने लिखा, तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। देन आगे बात आ गई कि इसके बाद, हाँ इसके बाद जो है ना एक पोएम जो है ना हम उसको कभी फॉरगेट नहीं कर सकते, जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले लिखी गई वो थी बीवुल्फ, ठीक है। क्या थी? बीवुल्फ। बीवुल्फ एक लॉन्ग नरेटिव पोएम्स थी जिसके अंदर क्या था कि एक एपिक की सूरत में उसको लिखा गया। यानी एपिक, हम जैसे कि हमने जॉन मिल्टन जो है ना उसकी जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट वो पढ़ी, उसके अलावा ग्रीक के अंदर जो है ना अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सी जो है ना एपिक्स मिलती हैं, ठीक है, जिसपे क्रिटिकली बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होती है। तो लिहाजा इसने जो पैराडाइज लॉस्ट की तरह जैसे कि लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी जो है ना इसको बीवुल्फ कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक कि ये जो उसकी लॉन्ग नरेटिव पोएम थी कि इसके अंदर वो मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है, इसको हम अपने लेक्चर के लॉस पे जो है ना करेंगे। लेकिन
जो कि हम बात कर रहे थे कि जो पावरफुल होते हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कितनी लॉन्ग टर्म्स चलते हैं। तो वो ये कि जब जॉन मिल्टन ने सबसे पहले जो है ना वो उसने अपनी राइटिंग का आगाज़ किया, तो इवन जो है ना 17th सेंचुरी के अंदर भी और गवर्नमेंट के बहुत करीब होने के बावजूद भी जो जॉन मिल्टन है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज था, लेकिन उस वक़्त भी लैटिन ज़ुबान जो कि 54 BC से लेके 450 तक चलती आई थी, उसका उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जो है ना 17th सेंचुरी के अंदर भी जॉन मिल्टन की जो अर्ली राइटिंग है वो किस में है, वो लैटिन ज़ुबान में है। बाद में उसने जाके फिर पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड जो है ना वो लिखी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, यानी 17th सेंचुरी के अंदर भी जो है ना लातीनी ज़ुबान उसको बड़ा ही प्रेफर किया जाता था। यानी 14th सेंचुरी के अंदर जो है ना एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो जो इंग्लिश राइटिंग है उसको थोड़ा सा क्या मिला है, वो थोड़ी सी अप हुई है 14th सेंचुरी के अंदर, रेनेसां दौर के अंदर। ठीक है, उससे पहले जो कि चौसर है, चौसर भी एक ख़ास स्पेसिफिक डायलेक्ट में लिखता था। ठीक है, तो लिहाजा जो है ना ये जो लैंग्वेज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं एंग्लो सैक्सन एज के अंदर, उस दौर के अंदर जो है ना फिर जो कैडमन जैसे लोग हैं वो वाकई अप्रिशिएटेबल हैं जिन्होंने ओल्ड क्लासिकल इंग्लिश में लिखा और उन्होंने फ़रोग दिया किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को। इसके अलावा अगर हम 17th सेंचुरी के अंदर आते हैं तो क्या कहते हैं, हेनरी दी 7th और हेनरी दी 8th जो हैं उन्होंने जाके फिर इंग्लिश को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जो है ना इस दौर के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अपने क्लाइमैक्स पे आई है। और जो है ना जिस तरह के हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर से पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ख़ास किस्म के डायलेक्ट के अंदर लिखी जाती थी। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि एंग्लो सैक्सन एज के अंदर ओल्ड क्लासिकल जो इंग्लिश है उसका एक जो रवाज है वो पड़ गया था, लेकिन जो है ना सही जो ओरिजिन है इंग्लिश का, और जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्लाइमैक्स है, ठीक है, उसकी वर्डिंग के लिहाज से वो आगे विलियम शेक्सपियर ने दिया। वो शख्स था जिसने अपने प्लेस के अंदर 40,000 न्यू इंग्लिश वर्ड्स का इजाफा किया, 40,000 नए वर्ड्स उसने दाखिल किए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर विलियम शेक्सपियर ने जाके अपने प्लेस में। उस वक़्त तक तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो छोले खा रही थी। ठीक है, ओल्ड क्लासिकल इंग्लिश में लिखा तो गया लेकिन उसकी वोकैबलरीज जो थी वो बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी थी। ठीक है, और अगर कोई लिखता भी था तो ख़ास किस्म के डायलेक्ट में लिखता था, जैसे कि अगर हम एंशिएंट दौर के बाद मिडिल एजेस में आते हैं जहाँ पे हमारा चौसर पड़ा हुआ है। हालांकि चौसर बहुत बड़ा लिखारी था लेकिन उसने भी एक जो है ना ख़ास ब्रिटिश जो डायलेक्ट है उसमें अपनी राइटिंग को जो है ना लिखा है। ठीक है, तो एंशिएंट दौर के अंदर या एंशिएंट दौर से पहले या इवन ये कि मिडिल एजेस में भी जो थी इंग्लिश वो जो है ना एक ही मिसाल के तौर पे अगर कोई सिटी है उसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डायलेक्ट्स के अंदर बात करते थे। ठीक है, वो ओल्ड क्लासिकल जो इंग्लिश है वो चल तो रही थी। ठीक है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज़ तो हो रही थी लेकिन उसके जो डायलेक्ट्स हैं उस वक़्त भी जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में तकसीम हुई थी। तो लिहाजा जाके 17th सेंचुरी में और विलियम शेक्सपियर के दौर में जो विलियम शेक्सपियर ने इस पे वर्क किया, इस पे काम किया, तो फिर उसने जाके इंग्लिश को एज अ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हेनरी दी 7th और हेनरी दी 8th के जो दौर है उसमें इसको लिखना शुरू किया और उसने इंग्लिश के अंदर न्यू जो इंग्लिश है, मॉडर्न जो इंग्लिश है, उसके जो वर्ड्स हैं उनको विलियम शेक्सपियर लेके आया। इससे पहले जो इंग्लिश है वो क्लासिकल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लासिकल एंशिएंट लैंग्वेज के तौर पर पढ़ी और लिखी जाती थी। बाद में मिडिल एजेस के दौर में, मिडिल एजेस में भी, ठीक है, जैसे कि
चौसर है हमारे पास, ठीक है। वो उस दौर में भी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसका टच नहीं था। मॉडर्न इंग्लिश का जो टच है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, वो आके विलियम शेक्सपियर और हेनरी दी सेवंथ और हेनरी दी फोर्थ सॉरी एट जो है उसके दौर में जो इंग्लिश एज अ मॉडर्न जो है ना वो लिखी जाने लगी या पढ़ी जाने लगी। तो लिहाजा अब हम अपना जो लास्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, वो है जो हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है, पोएम का, बी वुल्फ जो पोएम है, एपिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इस एपिक के अंदर जो थे, क्या नाम है उनका, यूरोपियन, इन्होंने एक हीरो वहाँ पे इस एपिक के अंदर जो है वो क्रिएट किया। और ये हीरो जो है सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले जो है ना इसमें जो टच वो देते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है उसको क्या करता है, फतह करता है, ठीक है। और मुख्तलिफ इसकी जो हर्डल्स हैं उसको दिखाया गया इस पॉइंट के अंदर कि उसे बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, उनको वो क्या करता है, बड़ी टावरिंग सी पर्सनैलिटी दिखाई गई है और उनको वो सॉल्व करता है। अब एक्चुअली इस पोएम के ज़रिए से और इस हीरो को दिखाने के ज़रिए से के ज़रिए से वो क्या कर रहे हैं, वो बात फतूहात की कर रहे हैं, ठीक है। उसमें वो जो है ना एशिया को और अफ्रीका को फतह करने की बात कर रहे हैं कि वो हीरो है और उसके पास ये गोल्स हैं जिसको उस हीरो ने अचीव करना है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो मॉन्स्टर और ड्रैगन उसको फतह करता है, ठीक। ड्रैगन से मुराद वो एशिया लेते हैं जिसमें मुराद हमारा चाइना है, ठीक है। और मॉन्स्टर से मुराद वो क्या उसे कहते हैं, अफ्रीका लेते हैं। तो लिहाजा बाहर जो करने का मकसद है कि वो जो राइटर्स थे वो फतूहात के इतने भूखे थे और उतनी उनमें लगन थी दुनिया को फतह करने की, जो है ना इतने पुराने दौर के अंदर भी, जिसे आप एंशिएंट या क्लासिकल दौर कहते हैं, उसमें भी, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ऐसी एपिक लिखते हैं जिससे वो लोगों को ये मैसेज कन्वे करवाना चाहते हैं कि हमने क्या करना है, फतह करना है, ठीक है, हमने कॉन्कोर बनना है, हमने फाती बनना है। और जब वो ये मैसेज देते हैं, सारी बात है कि जो आपकी राइटिंग होती है वो इन्फ्लुएंस तो डालती है। जैसे कि कायदे आज़म से किसी ने पूछा कि भाई आप पाकिस्तान, अगर आपको ऑप्शन हो गया आप पाकिस्तान एक साइड पे और एक साइड पे इकबाल का लिखी हुई पोइट्री, तो आप क्या करेंगे? तो आपने फरमाया कि मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन इकबाल की जो है ना वो पोइट्री का इंतखाब करूँगा। वजह यह है कि पाकिस्तान तो एक है और इकबाल के जो जैसे जो लोग हैं जब ये पोइट्री लिखते हैं या पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं तो ये फिर कई पाकिस्तान बना देते हैं, ठीक है। इकबाल की जिसके पास कायदे से फरमाते हैं कि अगर मेरे पास उसकी राइटिंग हो तो पाकिस्तान तो दोबारा भी बना सकता हूँ। तो लिहाजा जैसे कि आप जानते हैं कि इकबाल ने भी क्या किया था, उन्होंने एक ऐसा असर डाला था अपनी कौम में कि सोई हुई कौम को जगा दिया और उनको कहा कि तुम्हारा कोई मकसद है। तो राइटर हो, पोएट हो, एक्चुअली वो गोल्स जो है ना वो सिलेक्ट करता है, ठीक, गोल सिलेक्ट करता है किसके लिए? अपनी पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए। और जो फिर उसको पढ़ते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है, जिनका जिंदगी में कुछ मकसद होता है, ठीक है। जैसे कि हम ओल्ड मैन एंड दी सी की भी जिसमें मेरा लेक्चर था हम बात कर रहे थे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने भी उसमें जो मैसेज दिया उसने भी तो होप का दिया ना। तो राइटर जो होता है वो होप क्रिएट करता है, होप पैदा करता है। और जो जब जिस मुआशरे में होप आ जाती है, मायूसी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो मुआशरा उठ जाता है, ठीक है। अब अगर हम उस दौर में इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे मुसलमान हैं वो क्या कर रहे थे, वो ताजमहल जो है, ठीक है, बल्कि उस दौर के से बाद की बात है। लेकिन हम क्यों मारे गए कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे थे, वो तो अपने महबूबों के लिए, जो अपनी महबूबा होती है उसके लिए ताजमहल बना रहे थे, ठीक है, और बड़े बड़े किले, शाही किले बना रहे थे। तो जब एक कौम अपने मकसद से हटकर, अपने गोल से हटकर, एम से हटकर
दुनियादारी में पड़ जाती है, दुनियादारी की लस्ट में पड़ जाती है, तो फिर वो फना हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो लिहाजा यही वो वजह थी कि इकबाल ने फिर अपनी सोई जो कौम है उसको जगाया और उसको कहा कि तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है कि तुम दुनिया की ज़ाहिरी चमक में पड़ जाओ, दुनिया की लस्ट में पड़ जाओ, बल्कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद नबी करीम से मोहब्बत है और आपकी बताई हुई जो फरमान है उस पर अमल करना है। तो तब जाके फिर मुसलमानों में एक वेव जागी कुछ करने की, और उन्होंने क्या किया, फिर आज़ादी हासिल की। तो लिहाजा अगर हम ये जो राइटर्स हैं, ठीक है, इतनी पुराने दौर के अंदर भी, ठीक है, 1066 से पहले भी जो पीस ऑफ लिटरेचर लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कि अपने लोगों को ये मैसेज देते हैं कि आपने सिर्फ यूरोप तक ही महदूद नहीं रहना, आपने एशिया भी फतह करना है, आपने अफ्रीका भी फतह करना है, आपने जो मुख्तलिफ सब क्या से कहते हैं सब कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे क्या करना है, आपने कब्जा करना है। और ये हुआ। फिर आपने देखा कि वो जो राइटर्स थे उनकी राइटिंग का फिर ऐसा असर हुआ कि उनके जो लोग हैं उन्होंने फिर क्या किया, अमेरिका को भी फतह किया, उन्होंने एशिया को भी फतह किया, उन्होंने अफ्रीका को भी फतह किया। गो कि पूरी दुनिया पे जो है ना जो है इंग्लिश उनकी हुकूमत थी, इंग्लिश मैन ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। तो ये होता है जब कोई राइटर्स सही पर्पस ओरिएंटेड राइटिंग करता है। तो अगर आपने राइटिंग ऐसे करनी है कि काश में तेरी हंसी हाल का कंगन होता, तो फिर उसमें जो पढ़ने वाले हैं रीडर्स हैं उन्होंने भी मकसद वही लेने हैं। तो लिहाजा ये है एंशिएंट जो एंग्लो सैक्सन एज, उसके ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हुई, उसके बाद उसके जो राइटर्स थे वो कौन कौन थे और उनका काम क्या था। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई जो वीडियोस के साथ मिलेंगे, नए लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।